आज का टॉपिक है हमारा हेल्थ इकोनॉमिक्स के ऊपर यूनिट फर्स्ट। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। पहले भी एक बार इसका रिवीजन मैं करा चुका हूँ और दोबारा से इसके ऊपर अब काम करेंगे। हम लोग जानेंगे क्या होता है, किस तरीके से ये काम किया जाता है हेल्थ इकोनॉमिक्स का। ठीक है, और क्या क्या प्रोस्पेक्टिव्स हैं, कैसे हम इसको और अच्छी से कवर अप कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें, पॉइंट क्या क्या हैं इसका जो हमें ध्यान रखना है कि हाँ भाई ये हेल्थ इकोनॉमिक्स का मेन पार्ट है। रोल क्या है बेसिकली हेल्थ इकोनॉमिक्स का, प्लीज़ रीड इट आउट फॉर मी। हेल्थ इकोनॉमिक इज द Health economy is the discipline of economic applied to the topic of healthcare. Broadly defined, economic concern how to society allocate its resources among alternative uses. ठीक है। health economic is the discipline of economic applied to the topic of the health care। अब हेल्थ इकोनॉमिक्स से क्या समझ में आ रहा है? इकोनॉमिक्स मीन्स व्हाट? इकोनॉमिक्स मीन्स ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ प्रॉफिट की बात करेंगे यहाँ पे, नहीं। इकोनॉमिक्स से यहाँ पे हमारा मतलब है कि प्रॉफिट के साथ साथ में हम क्या चीज डेवलप कर सकते हैं, ऐसा क्या ऐड ऑन कर सकते हैं जिससे हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो बूम करे, वो बढ़े, अच्छी से अच्छे लोगों को सर्विस मिल सके और साथ ही साथ में कुछ अमाउंट ऑफ हमारा जो प्रॉफिट गेनिंग है वो भी हेल्थ में बढ़े। ठीक है, अभी क्या होता है, प्रॉफिट के चक्कर में कई सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल लोगों के पास नहीं पहुंच पाती है, कई सारी डेवलपमेंट्स रुक जाती हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो लोगों तक नहीं मिल पाते हैं। तो वो सारा पार्ट कहाँ पे कैसे वर्क करता है, किस तरीके से पूरा हेल्थ का इकोनॉमिक्स सर्कल चलता है, गुड्स क्या होते हैं, उसके सर्विसेज क्या क्या होने चाहिए, प्रोडक्ट्स क्या क्या मैटर करते हैं, उसका जो हम प्रोडक्ट रिसीव कर रहे हैं वो किस तरीके से रिसीव होते हैं या कैसे होने चाहिए, वो सारा हम इसके अंदर देखेंगे। हेल्थ इकोनॉमिक्स क्यों ज़रूरी है? प्राइमरीली ज़रूरी है सबसे पहले तो नॉलेज पहुंचाने के लिए। ठीक है भाई, एक कोई प्रोडक्ट है, सपोज कोई एक्स एक प्रोडक्ट है, ठीक है, वो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, लॉन्च होने के बाद उसके बेनिफिट, उसके लॉस, उसके साइड इफेक्ट, उसके प्रॉफिट्स सब पता होना चाहिए एक पर्सन को। ठीक है, कंपनी क्या करती है, उसके बेनिफिट बताएगी, उसके पॉजिटिव पॉइंट बताएगी, उसके लॉस छुपा देगी, उसके साइड इफेक्ट छुपा देगी। क्लियर है? तो नो डाउट प्रोडक्ट तो मार्केट में आ जाता है, लॉन्च हो जाता है, अच्छी से लॉन्च हो जाता है, अच्छी से लॉन्च होगा मतलब लोग कंज्यूम करने लगते हैं, लेकिन फिर उसके धीरे धीरे साइड इफेक्ट आते हैं और प्रोडक्ट क्या होता है, कोलैप्स कर जाता है। तो वहां पे जो रिसर्च डेवलपमेंट होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। वहीं अगर इंसान को पहले से ही पता होगा कुछ उसके साइड इफेक्ट, जैसे कई सारी मेडिसिन डालती हैं, ठीक है, कंपनीज डालती हैं, सॉल्ट के साइड इफेक्ट डालती हैं, वो भी सॉल्ट के डालती हैं, स्पेसिफिक मेडिसिन के नहीं डालती हैं। तो वो पर्टिकुलर सॉल्ट के साइड इफेक्ट क्या होते हैं, अपडेट होते रहते हैं कि भाई उसमें कुछ और ऐड किया तो उससे बच गया क्या, मतलब कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, डेवलपमेंट में काम करती हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट की, तो हर एक एज ग्रुप, ठीक है, हर एक एज ग्रुप में हेल्थ इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए जिससे वो अपना ट्रीटमेंट जो है, चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट है, वो प्रॉपर्ली अवेल करा सके। अब यहाँ चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट को क्या कहते हैं, तो भाई मेरी तबीयत खराब हुई, सपोज मुझे फीवर हुआ, ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शंस होने चाहिए, मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए कि हाँ भाई मैं किस किस चीज़ों से अपनी हेल्थ को सही कर सकूँ। पहले डॉक्टर की मोनोपोली चलती थी। मोनोपोली में क्या होता था कि ट्रीटमेंट सिर्फ डॉक्टर तक को पता है, मोनोपोली, ठीक है, वो ना आपको बताएगा, वो सिर्फ दवाई लिख देगा, ये दवाई खा लेना जी, सुबह शाम खा लेना। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब डॉक्टर आपको पूरा एक्सप्लेन करता है कि आपको क्या हुआ है, हम जो दवाई दे रहे हैं उससे क्या होगा, या पेशेंट भी खुद, हम भी आजकल नेट की इतनी अच्छी फैसिलिटी है, आप सीधे कॉल करते हो, भाई डॉक्टर ने लिखा सूमो, एक मेडिसिन है जिसके अंदर क्या है, पैरासीटामोल है और कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट्स है। तो आप डॉक्टर ने लिखा आपको सूमो, तो आप इमीडिएटली क्या करते हो, उसको गूगल करके चेक कर लेते हो कि भाई इसमें क्या क्या है, क्या ये मेरे लिए मैंडेटरी है। तो ये डॉक्टर आपको फिर सजेस्ट करता है कि हाँ भाई ये आपकी मैंडेटरी है, या साथ में पैरासीटामोल का मान लो पीसीएम लिख दिया, सिंपल कोई सी भी, फ्लैक्सोन लिख दिया, ठीक है, काल्पोल लिख दिया, ठीक है, ये सारी क्या है, फीवर की मेडिसिन है, अलग अलग नाम से फेमस है, ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट है, पैरासीटामोल तो उसमें कॉमन है, लेकिन उसमें अदर सॉल्ट्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें इंप्रूवमेंट होती है। क्लियर हो गया? अब मैं अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करूं
कि भाई ऐसी क्या इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी क्या होनी चाहिए उसकी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। तो कहीं पे भी जब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हो तो ज़्यादातर फार्मेसी के केस में देखा गया हेल्थ केयर इज नॉट इक्वल टू ओनली फार्मेसी, यहाँ पे लैब टेस्ट से भी रिलेटेड है इकोनॉमिक्स, ठीक है। भाई आपकी तबीयत खराब हुई, ठीक, आपको मल्टीपल टेस्ट दे दिया, सीबीसी दे दिया, आपको साथ में डेंगू दे दिया, आपको मलेरिया दे दिया, आपको विडाल दे दिया, ठीक है, एलएफटी दे दिया, केएफटी दे दिया। अब डॉक्टर ने लिखी पूरी प्रोफाइल, ये पहले मोनोपोली होती थी। अब क्या होता है, अब कई सारे ऐसे डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, ठीक है, जो खुद ही आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, जिस सीबीसी के अंदर एक प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट से आपको डायरेक्ट डेंगू का पता लग सकता है। अगर प्लेटलेट कम हो रही है और डेंगू का सीजन चल रहा है, यानी मच्छर ज्यादा हो रहे हैं, बारिश हुई है, तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं। और अगर आपके प्लेटलेट डाउन आ रहे हैं तो इमीडिएटली कंफर्मेशन के लिए डेंगू करा लीजिए, सेम टाइम पे कराने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही है, अगर आपने विडाल करा दिया, ठीक है, तो टाइफाइड आउट मत कराइए, विडाल पॉजिटिव आया है तब आप टाइफाइड आउट कराइए, ठीक है। जरूरी नहीं है ना कि भाई विडाल नेगेटिव हो तो टाइफाइड आउट पॉजिटिव आ जाएगा, ऐसा कंपलसरी तो नहीं है, या टाइफाइड आउट, लेकिन हाँ सिम्टम्स सिमिलर है, कुछ मैच है, ठीक है। आपको नॉर्मल वायरल होता है, आपका बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही है, आपको पता लगेगा कि हाँ ये क्या चीज है, तो उससे क्या हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अब इन सबको करने के लिए क्या होता है, एक प्रोडक्ट लगता है, वो प्रोडक्ट क्या है, टेस्ट किट हो सकती है कोई सी भी, ठीक है। टेस्ट किट का क्या काम है, टेस्ट किट अब मार्केट में अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो भाई मैन्युफैक्चरिंग तो 10 रुपए से 50 रुपए की होगी, या 100-500 की भी हो सकती है, हम अनुमान लेके चले कि 10 से 50 की है। वो आप जब उस टेस्ट किट से लगाते हो तो आपसे 100 रुपए से 500 रुपए चार्ज करते हैं। बनी 10 रुपए की, आपसे चार्ज हो रहा है 100 रुपए का, बनी 50 रुपए की, आपसे चार्ज हो रहा है 500। क्यों, अब इसमें बीच बीच में वेंडर्स कटे हुए हैं। भाई कंपनी से निकली, होलसेल के पास गई, जो कंपनी का वेंडर होता है, वेंडर से छोटे वेंडर के पास, फिर मार्केटिंग के पास, फिर आपके लैब में भी कट लगे होते हैं, डॉक्टर का अलग होगा, पेशेंट के लिए अलग होगा, मोस्टली देखा गया। मैं बड़ी बड़ी लैबों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो उनका अपना मार्केटिंग टैक्ट है। जो स्मॉल स्केल लैब्स होती हैं उनका अपना मार्केटिंग टैक्ट है, तो ये बेसिकली मार्केटिंग टैक्ट में आता है। तो कहाँ से पैसा रिकवर किया जा रहा है, वो पेशेंट से ही पैसा रिकवर किया जा रहा है, ठीक है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कहाँ एक्चुअल कॉस्टिंग करनी चाहिए उसका पता लगता है। प्रोडक्ट कितने का बनना चाहिए, डायरेक्ट कोई प्रोडक्ट कस्टमर को यूज है, अब जैसे ग्लूकोमीटर आया है, डायरेक्ट कस्टमर यूज के लिए बनाया गया है, एचबी मीटर आया है, डायरेक्ट कस्टमर यूज के लिए बनाया गया है, कोलेस्ट्रॉल मीटर आया है, डायरेक्ट कस्टमर यूज के लिए बनाया गया है, मतलब कंपनी डायरेक्ट अपने कस्टमर के साथ जोड़ रही है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ये वहीं पे आ रही है कि किस तरीके से आपका जो कॉस्ट कटिंग है उसको रिड्यूस किया जा रहा है, उसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है, किस तरीके से आपके सर्विसेज को बढ़िया किया जा रहा है, आप कस्टमर को किस तरीके से सेटिस्फाई कर पा रहे हो, ये सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर आती है, ठीक है। बात करें पर्सपेक्टिव्स की कि भाई क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है हेल्थ इकोनॉमिक्स को प्रमोट करना, ठीक है, इससे क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा हेल्थ इंडेक्स जो है वो इंक्रीज होगा। हेल्थ इंडेक्स क्या कहता है कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं, कितने फिट हैं रहने के लिए, काम करने के लिए, कितने अनफिट हैं, कितने अनहेल्दी हैं, उसको जानने के लिए ये बहुत ज़्यादा लागू करना ज़रूरी है, ठीक है, मैंडेटरी है। उसका रीज़न क्या है कि भाई जैसे सपोज मान लो कि एक एरिया है जिसमें 500 लोगों की आबादी रहती है, सपोज एक एरिया है 1 लाख स्क्वायर फीट का, ठीक है, 1 लाख स्क्वायर फीट का एक एरिया है, ठीक। अब वहाँ हमें ये जानना है कि भाई कितने लोग फिट हैं, कितने लोग अनफिट हैं, तो हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगा जो डायरेक्ट इस 1 लाख जो 500-600 लोग रह रहे हैं 1 लाख स्क्वायर फीट एरिया में, या 1000 लोग रह रहे हैं 1 लाख स्क्वायर फीट एरिया में, उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सके, डायरेक्ट बातचीत हो सके, बीच के कोई कमीशन वाला पार्ट ना हो, जिससे हर कोई उसका इस्तेमाल कर सके। अब शुगर का कैंप लगाया जाता है, फ्री ऑफ कैंप लगाया जाता है, वो किस लिए लगाया जाता है, वो एक पर्टिकुलर सोसाइटी एक तबके को जानने के लिए लगाया जाता है। भाई जो खुद से टेस्ट नहीं करा सकता, जिसके पास खुद से 50 रुपये भी दिए टेस्ट कराने के लिए, उसके लिए फ्री सर्विस दी जाती है। क्यों, वहाँ पे पर्टिकुलर एरिया का, लोकेशन का हेल्थ एनवायरनमेंट जानने के लिए। फिर गवर्नमेंट को डाटा दिया जाता है, गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंगली कुछ नया प्रोग्राम निकालती रहती है, ठीक है।
तो ये सारी चीजें जो है मैंडेटरी हो जाती है कि हमें क्यों इसको करना जरूरी है। ठीक है, मार्जिन एनालिसिस। अब मार्केटिंग, अब इकोनॉमिक में आता है, जो डेवलपर्स होते हैं, बिजनेस डेवलपर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मार्केट को एनालाइज करते हैं और फिर उसमें मार्जिन देखते हैं कि कितने मार्जिन में कंपनी को भी नुकसान ना हो और जो आपका बायर है यानी जो कस्टमर है उसको भी ऐसा ना लगे कि भाई मेरी जेब कट रही है। कैसे, उसको समझने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट का एग्जांपल लेके चलेंगे। मैं कोई प्रोडक्ट की ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट का नाम इस तरीके से स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये प्रोडक्ट बहुत खराब है। हम कोई भी एक प्रोडक्ट ले लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड SpO2 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी एक XYZ कंपनी का SpO2 मीटर लिया। ठीक है, एवरेज कॉस्ट SpO2 मीटर की 3000 से स्टार्टिंग होती है, जो एक अच्छी क्वालिटी का माना जाता है, जिसके अंदर सेंसर होता है, बैटरी लाइट होती है, डिस्प्ले होता है और अच्छी तरीके से वो SpO2 मेजर करके हमें देता है और साथ में उसमें पल्स भी दे देगा, रेस्पिरेशन रेट भी दे देगा। ठीक है, और कुछ एक दो चीजें वो दे देता है। तो 3000 से उसकी स्टार्टिंग है। अब मान लीजिए हमने मार्जिन एनालिसिस नहीं किया। मार्जिन एनालिसिस मतलब इस SpO2 मीटर को बनाने में कॉस्ट लगती है सपोज 1000 रुपीज एग्जाम्पल के तौर पर, हालांकि इससे कम भी लगती है। ठीक है, इसके अंदर जो डिवाइस लगा, जो प्लास्टिक लगा, जो चिप लगा, जो लाइट लगा, वो या जो बैटरी लगी, वो मान लो 1000 रुपए की इन टोटल इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस हो गई। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग प्राइस में अब हमें इसकी जोड़नी है क्या, मार्केटिंग प्राइस, स्टोरेज प्राइस और फिर प्रॉफिट परसेंटेज भी जोड़ना है। तो हम मार्केटिंग प्राइस, शोरूम प्राइस तो हम ज्यादा फ्लक्चुएट कर नहीं सकते। हाँ, प्रॉफिट परसेंटेज में हम थोड़ा देख सकते हैं कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि कुछ कम से कम मार्जिन लाइन पे आके, मार्जिन लाइन का मतलब है कि भाई ये 1000 रुपए का बना है तो 1500 में बेच दें या 2000 में ही बेच दें डायरेक्ट कस्टमर को। भाई मार्केट में 3000 का प्रोडक्ट 4000 से 10000 के बीच में मिलता है। ठीक है, तो अगर कंपनी ही अपनी मार्जिन लाइन को कम पे ले आएगी तो प्रोडक्ट मार्केट में भी सस्ता हो जाएगा, मोनोपोली घटेगी। ठीक है, अगर कंपनी डायरेक्ट कस्टमर को देने के लिए ऑफर कर दे तो, ठीक है, वेंडर सब वेंडर को साइड कर दें और डायरेक्ट देने लगे तो क्या होगा, ये प्राइस डायरेक्ट कस्टमर को भी मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या होती है, एक चेन होती है, वो चेन भी फ्लक्चुएट ना करे, आपकी मार्जिन लाइन भी सही रहे, मार्केट में आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट यूटिलाइज किया जाए, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए, तो मार्जिन लाइन को स्टडी किया जाता है। मार्जिन लाइन क्या नॉलेज देती है, मार्जिन लाइन जो आपका बेनिफिट है उसके ग्राफ को, बेनिफिट के ग्राफ को, ये है बेनिफिट और ये है टाइम, तो टाइम के अकॉर्डिंगली बेनिफिट को इंक्रीज करती है। अगर आपका मार्जिन एनालिसिस अच्छा है, मार्जिनल एनालिसिस बढ़िया है, आप अच्छी से देख पा रहे हो कि हाँ भाई मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है और कितने रेंज में डिमांड है, इसको समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है सेलफोन। मिड रेंज सेलफोन सबसे ज़्यादा मार्केट में बिकते हैं, सबसे ज़्यादा। मिड रेंज मतलब जो 5000 से 10000 के बीच के होते हैं, सबसे ज़्यादा मार्केट में बिकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बिकते हैं 15 से 25,000 वाले, फिर उसके बाद मतलब क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ कंपनी ऐसा लॉन्च कर देती है कि वो हर एक रेंज को सेटिस्फाई कर देता है। इंसान कहता है कि चलो ठीक है 15-20 हज़ार एक्स्ट्रा खर्च करना जस्टिफाई लग रहा है, ठीक है, नहीं तो कुछ ऐसा एनालाइज करें या अपनी कॉस्ट में कुछ इस तरीके से मॉडिफिकेशन करें कि प्रॉफिट को इतना बैलेंस करके चले कि कंपनी को भी नुकसान ना हो और कस्टमर को भी नुकसान ना हो। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मेन प्रॉब्लम क्या है मार्केटिंग में, अगर मैं बात करूं कि भाई सबसे बेकार, मतलब इससे ज़्यादा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो ही नहीं सकती है मार्केटिंग में, ये सबसे वर्स्ट कंडीशन होती है। तो मार्केटिंग में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है प्रोडक्ट फ्लक्चुएशन की, कंपटीशन की। ठीक है, एक कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, उसके कॉपीज बहुत सारे लॉन्च हो जाते हैं। अब कॉपीज में प्रॉब्लम क्या होती है, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, जो सबसे ज़्यादा ब्रांड के साथ इश्यूज रहते हैं, वो क्या करता है, वो एक अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, उसके रियलिटी में कॉपी निकल गया, लोग कॉपी में भागने लगते हैं कि काम तो ऐसा ही करेगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता
हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट दूसरा काम क्या है, अवेयरनेस नहीं है लोगों को कि भाई हमारे लिए हमारे घर में बीपी एपरेटस, ग्लूकोमीटर, SpO2 मीटर, स्पिग्नोमीटर, ठीक है, क्या क्या होना जरूरी है। क्या स्टेथोस्कोप होना जरूरी है, क्या SpO2 मीटर होना जरूरी है, क्या आपका थर्मामीटर होना जरूरी है, ठीक है, क्या आपके कोई कार्डिक पेशेंट है तो उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट होना जरूरी है, ठीक है, कोई मॉनिटरिंग डिवाइस होनी जरूरी है। तो ये नॉलेज ही नहीं है इंसान को कि भाई ऐसे डिवाइस भी घर पे रहना मैंडेटरी है, होनी चाहिए। आपको पता ही नहीं है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है या डस्ट की वजह से हो रही है, कुछ भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा डस्ट हुई, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, आप डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर को पैसा कमाना था तो भर के टेस्ट लिख दिया उसने, 4 चीज़ें आपके दिमाग में डाल दी, हो गया काम। वहीं आपके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपने चेक किया इमीडिएटली ऑक्सीजन की कमी हो रही है, डॉक्टर को कॉल किया, कंसल्ट किया, साथ ही साथ में अपना ऑक्सीजन का सिलेंडर भी अरेंज करवा लिया। एक ही टाइम पीरियड में 2 काम हो गए, ठीक है। कितना लेना है, कैसे लेना है, वो डॉक्टर बताएगा, प्रोडक्ट आपने ले लिया फिर, ठीक है। अब कई है घर में भाई ग्लूकोमीटर होना क्यों जरूरी है, मान लिया घर में शुगर पेशेंट है, ठीक है, या नहीं भी है, आप चेक कराओगे तब आपको पता लगेगा। और मैं ये कह रहा हूं कि चेक कराने से पहले आपको पता लग जाए, आपने रैपिडली घर में पढ़ा, एक बार टेस्ट करके देख लिया, अच्छा हाई आ रहा है शुगर, डॉक्टर को कंसल्ट कर लो, कोई भी डॉक्टर को कंसल्ट कर लो, आयुर्वेदिक कर लो, होम्योपैथिक कर लो, यूनानी कर लो, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कर लो, होम रेमेडी कर लो, वो आपके ऊपर है। लेकिन आपने जैसे ही ऑब्जर्व किया वैसे ही क्या हुआ, वहां पे आपने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। आप स्वीट खाना कम कर दोगे, आप कार्बोहाइड्रेट लेना कम कर दोगे, आपने कोलेस्ट्रॉल मीटर रख रखा है, आपने चेक किया, आपको दिखा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल तो बहुत हाई जा रहा है, आप ऑयली रिड्यूस कर दोगे। आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तभी तो आप काम करोगे ना, और आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रही है। तो यही मेन प्रॉब्लम है कि हेल्थ मार्केटिंग में क्या है, अवेयरनेस नहीं है ज़्यादा, खासकर इंडिया में बहुत कम अवेयरनेस है। अब तो धीरे धीरे मैं कहूँगा कि काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, कई लोगों के घर में कोविड के टाइम पे SpO2 मीटर आ गया, ऑक्सीजन लेकर मशीन भी आ गई जो डायरेक्ट एनवायरनमेंट में से ऑक्सीजन सेपरेट करके देती है। उसकी एफिशिएंसी कम होती है लेकिन है, ठीक है, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट बन गए, तो अवेयरनेस आती है। ड्रग है, फ्रूट्स हैं। अब कई जगह क्या होता है, हम लोग पैक्ड आइटम बहुत कंज्यूम करते हैं, अलग अलग ब्रांड है, आजकल एक ब्रांड बहुत फेमस चल रहा है, उसका रीजन है कि उसको पी के लोग बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है। अब लोगों को पता ही नहीं है कि भाई उसके अंदर है क्या। अगर कोई टेस्ट किट हो जाए, ऐसी कोई किट आ जाए कि जो आप ड्रिंक कर रहे हो उसमें बता दे कि भाई इतना पॉइजन लेवल है, इतना ये है, लिखा हुआ है, हम कैसे मान लें कि वो सही है, जब तक उसमें कोई गवर्न बॉडी का सिग्नेचर स्टैंप ना हो। और आज की डेट में देना बहुत आसान है, गंगा साफ करते करते रह गए, कोविड में अपने आप ही साफ हो गई थी, इंडस्ट्री बंद हुई, पूरी साफ हो गई, यमुना तक साफ हो गई थी यहाँ आते आते, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगी कुछ चीज पता करने की, तो आप उस पर काम कर सकोगे। और स्पेशली हेल्थ केस में तो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। हम फूड आइटम पैक कंज्यूम कर रहे हैं, हम रूटीन लाइफ में इतनी पोल्यूशन वाली लाइफ में जी रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमें डेली रूटीन में क्या चेंज करने की ज़रूरत है। तो जब तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, आपके घर में आपको लगता है हवा बहुत प्यूरीफायर है, आप एक बार एयर इंडेक्स घर पे लगा के देख लो, पता लग जाएगा कितनी प्यूरीफाइड है। आप फूड पैक मटेरियल खाते हो, बाहर से खाते हो, किसी दिन कोई ऐसा स्ट्रिप या मीटर आ जाए जिसमें आप चेक करके देख सको, आप खाना बंद कर दोगे आधा खाना, तो खाने में प्रिजर्वेटिव भी बहुत आते हैं। जी, आजकल क्लीनर्स भी बहुत सारे आ रहे हैं, हेल्थ के डिवाइसेस आ रहे हैं, जो पेस्टिसाइड्स वगैरह हम लोग फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में स्प्रे करते हैं, जब वो उसको उगा रहे होते हैं, उसको ग्रोइंग कर रहे होते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए कई सारे आजकल डिवाइस आ गए हैं, कई सारे ऐसे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स आ गए हैं, जिससे वो क्या होता है, उनका इम्पैक्ट कम हो जाता है हमारी बॉडी, ठीक है। तो ये सारी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि प्रमोशन मेनली जो होता है वो प्रमोटिंग में होता है। स्कूल लेवल पे कोई ऐसी एजुकेशन नहीं है, अभी कोई ऐसा स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो वो भी एक क्या है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि क्या करता है, मार्केटिंग ऑफ इकोनॉमिक्स को, हेल्थ इकोनॉमिक्स को अफेक्ट करता है। अब आता है मार्केट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, बहुत बड़ा सेक्टर है जो आप कह सकते हो कि बहुत घपलेबाजी भी करता है और कुछ हद तक सही भी है।
ठीक है, कुछ गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर के प्रोग्राम हैं, वो भी अच्छे हैं, लेकिन कई सेक्टर में क्या होता है कि वो कई खराब रिजल्ट भी देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम होने लगती है जो कंज्यूमर है उसको। ठीक है, आप हर रोज मान के चलो 1 रुपए जमा करते हो अपने हेल्थ के लिए। ठीक है, आप किसी दिन बीमार पड़ते हो, आपने 1 लाख रुपए जमा कर चुके हो, पता लगा जी जिस हॉस्पिटल में आप गए वहां पे पैनल भी नहीं है, आपका जो हेल्थ कंपनी है वो पैनल में ही नहीं है उनके, 1 लाख रुपए दे भी दिए और हेल्थ खराब हुई तो जमा भी कर दिए। तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा कि भाई जिससे मैं आज अगर कोई चीज जमा कर रहा हूँ और कंपनी उस पर क्लेम कर रही है कि भाई अगर आप इतने रुपए एज अ इंश्योरेंस आप जमा करते हैं तो हम इतने रुपए का आपको क्लेम देंगे, मतलब 10 रुपए जमा करते हैं तो हम आपको 15 रुपए का क्लेम देंगे। तो उसका एक कॉमन कार्ड होना चाहिए और वो कार्ड हर जगह चलना चाहिए, जैसे एटीएम डेबिट कार्ड होता है हर एटीएम में लगा लो, तो वैसे ही हॉस्पिटल में होना चाहिए कि हर जगह वहाँ पे एक टीपीए की टीम होनी चाहिए, वो टीपीए का कार्ड वो एक्सेप्ट करती हो और वो कंपनी से हम रूटीन चेकअप भी करा सकते हैं। लेकिन उसके प्रीमियम इतने कॉस्टली हैं कि नॉर्मली इंसान बुक कर ही नहीं पाता। आज हेल्थ सेक्टर में चले जाओ, प्रीमियम बहुत हाई है, 10,000, 5,000, 15,000, 20,000, 80,000, 50,000, इतने तो प्रीमियम जा रहे हैं। मतलब आप बीमार पड़ोगे तब वो आपको रिटर्न करेंगे, लेकिन आप रूटीन चेकअप पे जाओगे तो वो प्रीमियम आप क्लेम नहीं कर सकते। तो कई लोग इससे दूर भागते हैं कि नहीं यार, जब हम बीमार पड़ेंगे तभी लगा लेंगे। ठीक है, हाँ नो डाउट गवर्नमेंट डेवलप कर रही है, लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे अभी उस लेवल पे डेवलपमेंट नहीं हो पाई है, अभी और होनी जरूरी है। ठीक है, तो वहां पे भी क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर क्या करता है, 2 तरीके के इंश्योरेंस देता है, जैसे आपने सुना होगा कार इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस होता है। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस करती हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े स्कैम भी होते हैं। स्कैम मतलब मैंने किसी हॉस्पिटल से बातचीत कर ली, मैंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराया, मैं बीमार नहीं हुआ, जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और वहां से हॉस्पिटल ने बिल भेजा, कुछ बिल मुझे दे दिया, कुछ अपने पास रख दिया, तो ये स्कैम है, तो ये भी गलत है। तो एक इंडिविजुअल को भी ये सोचना पड़ेगा कि हाँ, जब हम हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं तो उसे लीगल तरीके से अवेल करें, और कंपनीज को भी कुछ ऐसा प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा जिससे जो छोटे मैंगो पीपल्स हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन जो पीपल है उनके लिए भी कुछ अच्छा वो प्रोडक्ट निकाल के दे सकें। एक स्मॉल अमाउंट वो जमा करें, उस स्मॉल अमाउंट में उनको कभी भी वो क्रेडिट हो सके, जब उनको हेल्थ की जरूरत हो सेम टाइम पे प्राइवेट हॉस्पिटल में क्रेडिट हो जाए, कुछ उनको डिस्काउंट मिल जाए। गवर्नमेंट कई सारी गवर्नमेंट कर भी रही है, क्या करती है, छोटे छोटे डिस्काउंट अवेल कराती है। जैसे दिल्ली में कई सारे क्लिनिक्स खोल दिए, वहाँ 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये में। गाँव में मैं अभी गाँव गया था लास्ट कुछ हफ्ते पहले, वहाँ देखा मैंने 2 रुपये या 1 रुपये में मेडिसिन मिल जाती है प्रॉपर। एक छोटा बच्चा था, उसके स्कूल में खेल रहा था, उसको चोट लगी, वो गया, उसने 1 रुपये जमा कराया और उसको मेडिसिन मिली। अब वो 1 रुपये जमा कराने की जगह एक कार्ड बनाओ, भाई वो कार्ड पंच करा ले, उसका क्रेडिट हो जाए। भाई कैश कई बार इंसान लेके नहीं चल पाता, या आधार कार्ड से लिंक कर दे, भाई बच्चे ने लगाया उसका वो वहाँ अकाउंट से डायरेक्ट हॉस्पिटल में क्रेडिट हो जाए। लेकिन इसमें भी बहुत सारे लूपहोल्स हैं, लेकिन आपको डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेनली क्या है, इंश्योरेंस सेक्टर भी डेवलप करता है, लेकिन कई जगह लूपहोल होने की वजह से ये रिस्क फैक्टर में आ जाता है। ठीक है, मोरल हैजार्ड क्या क्या है अब इसके, जो मैंने बताया आपको, डॉक्टर्स और जो नर्स, जो बाकी स्टाफ होता है वो क्या करता है, हॉस्पिटल में कई बार आपने देखा होगा स्कैम करते हैं लोग, मेडिसिन खूब सारी मंगा लेंगे, यूटिलाइज उतनी होती नहीं है, आधी मेडिसिन रिफंड पर चली जाती है, वो हॉस्पिटल को प्रॉफिट होता है, बिलिंग बढ़ा देते हैं। आपके पास हेल्थ कार्ड है, 80,000 की आपकी लिमिट है, 1 लाख का बिल बना देंगे। क्यों भाई, कार्ड से ही तो आना है। पेशेंट भी ध्यान नहीं देता कि यार उसका इतना अमाउंट चला गया, उसको लगा चलो कोई नहीं, लेकिन उसको ध्यान देना चाहिए इस चीज़ का, बिलिंग अमाउंट पूछना चाहिए। हॉस्पिटल को भी ये ध्यान रखना चाहिए, अपनी मोनोपोली नहीं लगानी चाहिए कि भाई इससे खाली उसी का फायदा हो। ठीक है, अब एडवर्स सिलेक्शन की बात कर लें तो कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो एडवर्स सिलेक्शन में इंश्योरेंस मार्केटिंग में आती है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी मल्टीपल कंपनीज हो गई हैं जो बहुत सारे ऑफर्स देती हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग ही है। आपको पेन पेपर पे तो बहुत सारे स्कीम्स दिखा देगी, लेकिन जब आप ऑन ग्राउंड जाओगे तो उसमें से 50% स्कीम भी क्या होगी, आपकी कोलैप्स कर जाएगी। कोई ना कोई ऐसी टर्म कंडीशन दे देंगे जिसमें आप उसको क्लेम ही नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस कराया, ठीक है, और मुझे कोई क्रॉनिक डिजीज थी। कई केसेस में मानती नहीं है कंपनी, मना कर देती है कि नहीं जी
आपने क्लेम करने के लिए कराया होगा। कई पेशेंट भी करते हैं, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि पेशेंट नहीं करते, कई पेशेंट करते हैं। भाई क्रॉनिक डिजीज होती है, महंगा वो होता है, प्रीमियम थोड़ा सा अमाउंट भरा और करा दिया। तो यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोग्राम डेवलप करने की जरूरत है कंपनी को भी, और एक इंडिविजुअल को भी सोचने की जरूरत है कि कोई भी ज्यादा बेनिफिट ना उठाया जाए, एक हेल्थ सेक्टर को ग्रो करने के लिए बैलेंस चीजें चलाई जाए। ठीक है, इंडिविजुअल करेक्टर, पर्सन ऑफ करेक्टर, पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए, हर एक पॉलिसी को रिवाइज करते रहना चाहिए और डेवलप करते रहना चाहिए। ठीक है, डिमांड साइड की बात करें कि हेल्थ केयर में कितनी डिमांड है, तो आज की डेट में अगर हेल्थ केयर एजुकेशन की मैं बात करूँ तो बहुत डिमांड है। हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, क्लिनिक्स खुल रहे हैं, लेबोरेटरीज खुल रही हैं, तो स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, स्टाफ की रिक्वायरमेंट है तो लोग एजुकेशन कर रहे हैं। दूसरी डिमांड क्या है, लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं हम जो डेली ना चाह के भी यूज कर रहे हैं। मिल्क में ऑक्सीटोसिन, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कहोगे जी हमें ये दूध नीचे हो गएगा, जाओ इंजेक्शन लगा के भैंस को दूध निकाल रहा है, आपको नहीं चाहिए, आप कहीं और से ले लो, कहीं और जाओगे वहां भी कोई चल रहा है, नहीं तो आप खुद की एक भैंस खरीदो। ऑप्शन नहीं है, मजबूरी भी कह सकते हो। पैकेट, अगर आप कहोगे नहीं सर पैकेट बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है, भाई पैकेट कितना बढ़िया होगा, कितने टाइम तक खा लोगे? आप पैक्ड मिल्क को बॉईल करो और फ्रेश मिल्क को बॉईल करो, दोनों का टेस्ट और कलर चेक कर लो। इतनी तो भाई अमूल, मदर डेयरी, मैं ब्रांड को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बहुत लीटर्स में मिल्क निकालती है, क्या वो रियल मिल्क है? नहीं, वो मैन्युफैक्चर्ड मिल्क है, उसमें ऐड किया जा रहा है, बैक्टीरिया किल किया जा रहा है, पास्चराइजेशन किया जा रहा है, उसमें ऐड किया जा रहा है, वाटर ऐड किया जा रहा है, फिर मिल्क में जो इंग्रेडिएंट होते हैं उसको बैलेंस करके डाला जा रहा है। क्योंकि कोई भी बफेलो या काऊ एक स्टैंडर्ड टाइप ऑफ मिल्क नहीं देती है, कभी उसके मिल्क में कुछ ज़्यादा होगा, कभी कुछ कम होगा, क्योंकि उसके हेल्थ के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो कैसी है, पूरी हेल्दी है कि नहीं है, बीमार तो नहीं है, बीमार है तो उसके मिल्क में तो वो चीज़ नहीं आ रही है। हम नॉर्मल डेयरी से लेते हैं तो हमारा रिस्क फैक्टर नो डाउट बढ़ जाता है, बीमार भैंस का दूध लिया है किसी दिन, हम भी बीमार पड़ सकते हैं। वहाँ पे पैक्ड मिल्क थोड़ा सा बच जाता है, लेकिन वहाँ पे प्रिजर्वेटिव्स है, पैक्ड मिल्क बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं जो हमारे हेल्थ को क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, इस पर क्या करते हैं, कई सारी गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा रखा है। आप ईटिंग प्रोडक्ट्स पे भी आप जीएसटी भरते हो, आप कहते हो नहीं जी उसमें टैक्स लिखा होता है, देखना लिखा होता है ना, तो उसको रिड्यूस करने की जरूरत है। हेल्थ प्रोडक्ट में थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग नहीं, प्रोडक्ट परचेजर को रिड्यूस करने की जरूरत है। मैन्युफैक्चरर तो वैसे ही प्रॉफिट कमाता है, उसके ऊपर कुछ ऐसा लॉ इंप्लीमेंट करने की जरूरत है कि वो ज्यादा एमआरपी रख ही ना सके, एक फिक्स अमाउंट ऑफ परसेंटेज ही रख सके। अब उसमें क्या होगा जी हमें तो रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा है, हमें तो लेबर महंगी मिल रही है, तो उसको सेगमेंट करने के लिए एक लॉ एंड ऑर्डर बनाने की जरूरत है, मिनिमम बेसिस बनाने की जरूरत है, बहुत सारा काम करने की जरूरत है, तभी ये डेवलप हो पाएगा। खाली बोलने से डेवलप नहीं हो पाएगा कि मैं यहाँ खड़े होकर एडवाइस दे दूँ और वो हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, उसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा, प्राइस को स्टैग्नेंट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस करनी पड़ेगी मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें एक लॉज बनाने पड़ेंगे, हेल्दी लॉज बनाने पड़ेंगे, सपोर्ट देना पड़ेगा, सप्लाई चेन बैलेंस करनी पड़ेगी। ठीक है, डिमांड को देखते हुए मैन्युफैक्चरिंग को बैलेंस करना पड़ेगा कि भाई कितनी डिमांड है, क्या मैन्युफैक्चरिंग है, रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है, ब्लैक मार्केटिंग को रिड्यूस करना पड़ेगा, जिससे क्या हो आपकी हेल्थ सेक्टर जो है वो प्रॉपरली डेवलप कर सके। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट यूनिट हेल्थ इकोनॉमिक्स के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये वाले नोट्स मैं आपको गूगल क्लासरूम में प्रोवाइड करा दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं।